मेरा दोस्त अथर्व रानी नाम की एक वाकई रानी महारानी जैसी दिखती लेडी के घर जिगलो बनने गया था और बिना कुछ किए ही पैसों का मोटा बंडल लेकर वापस भी लौटने लगा था। उसे नहीं पता था कि ये टोटल कितने पैसे थे, पर इतना वो श्योर था कि 3000 से ज्यादा थे। पर फिर पता नहीं कैसे उस गधे की बुद्धि घास चरने चली गई और वो मेन डोर से वापस रानी के पास आया और बोला, अरे आप डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। रानी अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर रखकर फटी फटी आंखों से अथर्व को देख रही थी। अथर्व ने वो पैसे रानी की तरफ बढ़ा दिए। मुझे पैसों की बहुत नीड है, पर ऐसे किसी को डरा धमका के नहीं ले सकता। रानी कभी पैसों को देखती तो कभी अथर्व का चेहरा घूरने लगती। फिर उसने धीरे से बंडल पकड़ लिया। अथर्व ने उसे पानी दिया। आपको कुछ चाहिए? कुछ मीठा, खट्टा या सॉल्टी? आई मीन आपको डायबिटीज या बीपी इशू तो नहीं है ना? रानी ने ना में सर हिला दिया। तो मैं जाऊं? रानी ने फिर ना में सर हिला दिया। अथर्व कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली कंफ्यूज तो वो पहले से था। अंदर ही अंदर वो चाहता था कि रानी उसे पैसे दे दे, पर जब पैसे मिल गए तो कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था। उसके दिल और दिमाग के बीच में टफ फाइट हो रही थी, पर क्योंकि मेरे भोले दोस्त का दिमाग कमजोर था इसलिए दिल विनिंग साइड पहुंच रहा था। अथर्व उसके साथ ही बैठ गया। रानी के आंसू सूख चुके थे, पर उनके निशान अभी भी गाल पर दिख रहे थे। अथर्व ने उससे पैम्पर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, बस बस बैठे रहो, कहीं मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना। अथर्व ने हाथ वापस खींच लिया। उसकी लाइफ में इतनी सारी फीमेल्स आई और गई थी, पर ये लेडी उसे बिल्कुल यूनिक कैरेक्टर लग रही थी। दोनों 10 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। अथर्व का पेशेंस खत्म हो रहा था और उसका छोटा सा दिमाग उसे टॉन्ट कर रहा था कि इससे अच्छा तो इसके पैसे लेकर चला जाता। अथर्व उठने लगा। मत जाओ, क्या हम सिर्फ बात नहीं कर सकते? ये बात कहते समय रानी ने ऐसा मुंह बनाया कि अथर्व को उसमें एक छोटी बच्ची दिखाई देने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आओ करते हैं। मेरा नाम अथर्व है, मैं दिल्ली से हूँ। घर में कौन कौन है तुम्हारे? यहाँ होशियारपुर में मामा है, दिल्ली में मेरी मम्मी पापा है, पार्थिव है। पार्थिव तुम्हारा भाई? भाई बहन दोस्त जीजा साली सब है। वो यहाँ पे होता तो मैं यहाँ मजदूरों की तरह इधर उधर थोड़ी ना भाग रहा होता। वो होता तो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही देता। वैसे उस साले के जुगाड़ हमेशा भारी ही पड़ते हैं। जुगाड़ मतलब? और क्यों भाग रहे हो तुम? हाँ लंबी कहानी है, बस तुम इन शॉर्ट ये समझो कि मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में फेल हो गया था, इसलिए मुझे घर से निकाल कर मामा के पास भेज दिया। मामा डेली ड्रिंकर है, मामा की फैक्ट्री का बैंड बज चुका है और मेरी बेवकूफी की वजह से मामा का नुकसान हो गया, जिसकी वजह से वो मुझसे 18,000 मांग रहे हैं। पैसे देने की लास्ट डेट आज रात थी, जो कि निकल गई, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी। ओह, तो तुम प्रोफेशनली ये सब? नहीं यार, मैं अच्छा भला लड़का था दिल्ली में, यहाँ आके और मैं तो अपनी बाइक बेचने निकला था। उसके रेट्स ठीक नहीं मिल रहे, वरना मैं उसे बेचकर ही अपना लोन ऑफ कर देता और चैन से जीता उसके बाद। रानी मुस्कुराई। रानी अब कुछ कंफर्टेबल नजर आ रही थी। अथर्व अब भी इसी उम्मीद में था कि ये कुछ कर लेगी तो कुछ पैसे दे देगी, और नहीं भी देगी तो कम से कम कुछ तो करेगी। तो अब तुम बताओ, इतने बड़े घर में तुम अकेले क्यों रहती हो? नहीं नहीं, अकेली नहीं, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे भी यहाँ रहते हैं, पर वो घूमने गए हैं। ओह, समर वेकेशंस। और तुम्हारे हस्बैंड? रानी ने निगाह नीचे कर ली, फिर 2 मिनट के पॉज के बाद बोली, तुम कुछ खाओगे? मैं नो नीडेड, मैं डिनर करके आया था। तुम हस्बैंड के बारे में बता रही थी, शादी नहीं की तुमने? की थी, पर चली नहीं। क्यों? हस्बैंड टॉर्चर करता था? नहीं, वो बहुत अच्छे थे। वो सिख रेजिमेंट में मेजर थे। मैं यहाँ जालंधर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अरे वाह, तो आप प्रोफेसर हो? अथर्व तुरंत तुमसे आप पर आ गया। नहीं, अब नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे फादर बीकानेर की रॉयल फैमिली से हैं, पर मुझे उतनी रॉयल्टी, वो शान शौकत अच्छी नहीं लगती थी। मुझे सिंपल रहना पसंद था। इसलिए आप पढ़ लिख कर वहाँ से यहाँ पर आ गए। छोड़ो, तुम बोर हो जाओगे। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। अच्छा है ना, बोर होने लगा तो सो जाऊंगा। वैसे भी 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ। समझ लूंगा कि आपकी स्टोरी ने नींद की गोली का काम कर लिया। मैं इतनी बोरिंग हूँ क्या? कहानी आगे बढ़ाऊं, अभी पता चल जाएगा।
रानी के हंसने से अतर ने अज्यूम कर लिया था कि अब वो कंफर्टेबल होने लगी है। अच्छा जी, तो हुआ ये था कि अथर्व खर्राटे लेने की एक्टिंग करने लगा। रानी जोर से हंसी। तुम तो बिल्कुल जोकर हो। पार्ट टाइम, बस पार्ट टाइम। और फुल टाइम क्या हो? हाँ, स्टोरी लिसनर। जैसे वो स्टोरी टेलर होते हैं ना, वैसे ही मैं आज से स्टोरी लिसनर। रानी फिर हंसी। इस बार की हंसी में उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और सिर्फ 1 इंच क्लीवेज नजर आने लगा। अथर्व ने बस एक झलक देखा और फिर फेस देखकर बात करने लगा। इनफैक्ट अथर्व को भी फॉर अ चेंज सिर्फ बात करने में मजा आ रहा था। लेकिन इधर दिल्ली में मेरा बाप मुझे जहां ले आया था उसमें मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैं और मेरा बाप रात 10 बजे पुराने शाहदारा में थे। बाप का कोई चहेता कलीग अपनी कार से हमें छोड़ने आया था। बाप उसे भी ऑर्डर दे रहा था। 1 घंटे बाद यही मिलियो। अगर मैं आने में लेट हो गया तो वेट करियो। चल पाते। मेरा बाप जल्दी जल्दी छड़ी ठकठकाते हुए गांधी जी की तरफ चलने लगा और मैं ऑलमोस्ट उनके पीछे भागने लगा। मैं 2 पैरों के साथ उनकी स्पीड से बराबरी नहीं कर पा रहा था। मेरे मोबाइल में लगातार कई व्हाट्सएप मैसेज आए। मैंने चलते चलते मोबाइल निकाला तो देखा तृप्ति के मैसेजेस थे। जो लास्ट मैसेज मुझे दिखा उस पर लिखा था 2 बजे छत पे आओगे। बहुत आग है इस लड़की में, कुछ समय दूर रहो इससे, वरना सारा जिंकिया चूस लेगी। मैं शॉक्ड हो गया। मेरा बाप अपने सर के पीछे भी आंखें रखता था क्या, जो उससे पता चल गया कि तृप्ति का मैसेज आया था। और ये कैसी लैंग्वेज में बात कर रहा है मेरा बाप? चूस लेगी? बाप लोगों पे ये लैंग्वेज कोई शोभा देती है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस मिल्खा सिंह बना पीछे पीछे भागता रहा। 10 मिनट बाद हमें गिचे पिचे एरिया में पहुंचे। वहां इतनी पतली गलियां थी कि मैं और मेरा बाप एक साथ क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। वैसे भी मैं उनके साथ नहीं चलना चाहता था। हम दोनों एक छोटी सी 3 फ्लोर वाली पुरानी सी बिल्डिंग के सामने रुके। अंधेरी सी सीढ़ियों के बाद एक फ्लैट के सामने हम दोनों खड़े होकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। मैं इसी सस्पेंस में मरा जा रहा था कि मेरा बाप किससे मिलवाने लाया था। मेरे बाप ने शायद दंगल फिल्म बहुत बार देख ली थी। इन्हें आमिर खान की तरह सस्पेंस क्रिएट करने में बड़ा मजा आता था। दरवाजा खुला और पुराने जमाने की बनियान पहने एक आदमी दिखाई दिया। ये आदमी ASI रघुबीर था। मेरी हवा खराब हो गई। आज सुबह ही मैंने इस राक्षस से मार खाई थी। हम अंधेरे में थे इसलिए उसे हमारा चेहरा नहीं दिखाई दिया। कौन? रिश्ते में तो मैं तेरा पिताजी लगू। बाकी परे हट, अंदर आने दे, फिर चेहरा भी देख लियो। रघुबीर पुराना पुलिस वाला था। उसने आवाज पहचान ली। अशोक भाई साहब, तुम इतनी रात गए यहाँ कैसे? मेरे बाप ने रघुबीर की छाती पर हल्का सा धक्का देकर उसे साइड किया और अंदर घुस गया। मैं भी पीछे पीछे अंदर आ गया। पता नहीं क्या ड्रामा होने वाला था। देख, पहले तो तू अशोक से अशोक परा, नाम सही ले तो हो सकता है मेरा दिल पिघल जाए। दिल पिघल जाए का क्या मतलब? तुम मुझे धमकाने आए हो इधर? नहीं, तेरे जूते मारने आया हूँ। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है ना। तो सोचा जब तू छुट्टी पर हो, तेरी बीवी मायके गई हो और तू इस घमंड से चूर हो रहा हो कि कोई तेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तब तेरी सुताई करूं। पार्थिव, दरवाजा बंद कर। मैंने तुरंत गेट बंद किया। देखो अशोक भाई साहब, तुम्हारी बहुत इज्जत है, पर इसका यूं मतलब ना है कि तुम मेरे ही घर में घुस के मुझे धमकाओगे। इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए, निकल जाओ यहाँ से। मेरा बाप तो न जाने कौन सा सूखा नशा करके निकला था। पार्थिव, कितने डंडे मारे थे इस करप्ट पुलिस वाले ने तुझे? मैं याद करने लगा। जल्दी बता। बहुत हो गया, अभी जा रहा है यहाँ से कि तेरी दूसरी टांग भी तोड़ू। मेरे बाप को ट्रिगर करने के लिए इतना काफी था। बाप ने तड़ाक से अपनी छड़ी रघुबीर की टांग पर ऐसे मारी कि वो बिलबिला गया। रघुबीर का पेट देखकर लगता था कि उसकी पुलिस ट्रेनिंग पर 20 साल की चर्बी चढ़ गई हो। वो मेरे बाप पर झपटा। बहुत सड़ी वाले, तेरी इतनी औकात। बाप ने फिर छड़ी ऐसी घुमाई कि पहला शॉट रघुबीर के पैर की उंगलियों पर लगा और दूसरा शॉट उसके कान पे। बाप इतना फुर्तीला था कि रघुबीर को समझ ही नहीं आया कि दोनों शॉट कब चले और कब लगे। ये ठीक ना कर रहे तुम SHO साहब से। पार्थिव, बोलेगा कि नहीं?
मैंने डरते डरते कहा 17 या 18 शायद। ए, झूठ ना बोल, 4 से मारी थी बस। पार्थिव, इसको 18 जूते मार, इसके चूतड़ पर निशान बनने चाहिए, और जो नहीं बना तो मैं तुझे मारूंगा। अचानक रघुवीर मेरे बाप के पैरों के पास आ गया। ऐसा ना करो भाई साहब, मेरे से गलती हो गई। बाप ने एकदम बांस की तरह झपट्टा मारकर उसके बाल पकड़े और सांप की तरह फुफकारा। हरामजादे, तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को अंदर किया, मेरे खून को। तुझे तो पता है ना मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ। अब तरीके से समझा रहा हूँ, चुपचाप पिट ले। नौटंकी करेगा तो तेरी लाश का पता नहीं लगने दूंगा। रघुवीर के साथ साथ मैं भी डर से कांप गया। इसके बाद मैंने उसे जूते से मारना शुरू किया। पहली और दूसरी लात मारने में तो हेजिटेशन हो रही थी, पर उसके बाद मजा आने लगा। मेरा सारा डर निकल गया। आज की रात मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा बाप जब किसी को पीटता है तो उसे इतना मजा क्यों आता है।